नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से सीनियर सिटीजन्स के लिए कई बड़े बदलाव। 60 प्लस उम्र वालों के लिए ज़रूरी जानकारी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज पूरा कलेक्शन किया हुआ है ताकि मैं आप लोग को एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा विस्तार से समझा पाऊँ। तो साथियों, आप लोग यहाँ देख सकते हो टॉपिक नंबर 1, आखिर वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग अभी इसी में कंफ्यूज हैं कि आखिर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, और उसके पीछे कंफ्यूज होने का बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि कुछ राज्य 58 वर्ष पर आपको सीनियर सिटीजन मानते हैं, तो कुछ राज्य 60 वर्ष पर आपको सीनियर सिटीजन मानते हैं। कहीं पर 59 साल पर माना जाता है। मतलब लोगों के तरह तरह के डाउट हैं, जितने राज्य हैं उतने तरह के नियम हैं। तो आइए मैं पूरा डाउट आपका क्लियर करता हूं और आपको बताता हूं आखिर जेन्युइन व्यक्ति सीनियर सिटीजन कब बनता है। देखिए, बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि आखिर सरकार की नज़र में वरिष्ठ नागरिक किसे माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 58 साल से वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि 59 साल से ही सभी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सरकार के हिसाब से आधिकारिक सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्या है? जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है, वही व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन कहलाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 60 साल पूरा होने पे ही आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। अगर आपकी उम्र 59 वर्ष 11 महीने 29 दिन है, यानी एक दिन भी शेष है 60 साल पूरा होने में, तब भी कानूनी रूप से आपको वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और ये चीज़ें डिसाइड किस हिसाब से होंगी? ये चीज़ें डिसाइड होंगी आपके आधार कार्ड के हिसाब से। यानी आधार कार्ड के हिसाब से अगर आप 60 साल के हो तो ही आप वरिष्ठ नागरिक माने जाओगे। इसलिए सभी सरकारी लाभ जिनमें आयु की स्तर 60 वर्ष है वे तभी लागू होंगे जब आपकी आयु आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के अनुसार 60 वर्ष पूरी हो जाए। टॉपिक नंबर 2, बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार। अब बात करते हैं बैंक से जुड़े अधिकारों की। अक्सर ये देखा जाता है कि वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन निकालने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। केवाईसी कराने में परेशानी आती है। कई बार बैंक कर्मचारी भी उचित व्यवहार नहीं करते। लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं निर्धारित करी गई हैं। जैसे आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं? पेंशन संबंधी कार्यों में आपको प्राथमिकता मिलेगी। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में प्राथमिक सुविधा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सहायता व्यवस्था उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है। कई बैंकों में सीनियर सिटीजन काउंटर भी अलग से बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही काउंटर पर आपका सारा काम हो जाए। और यदि किसी शाखा में अलग काउंटर उपलब्ध नहीं है तो भी बैंकों का दायित्व है कि वरिष्ठ नागरिकों का कार्य अनावश्यक देरी के बिना पूरा कराया जाए। इसके बाद है टॉपिक नंबर 3, अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार। देखिए, अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं तो आपको अपने अधिकार ज़रूर पता होने चाहिए। सरकारी अस्पताल मैंने यहाँ पर इसलिए कहा है क्योंकि प्राइवेट में आप जा रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो फिर डॉक्टर क्या आपको नंबर 1 पर क्या वो आपके घर पे आके इलाज करेगा। लेकिन सरकारी डॉक्टर थोड़ी ना आपके घर पर आएगा। प्राइवेट की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, वो तो आपके घर पर आ जाते हैं डॉक्टर, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएँ, कई सरकारी अस्पतालों में अलग सीनियर सिटीजन काउंटर होगा। पर्ची बनवाने में, यानी जो पर्चा बनता है उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। डॉक्टर को आप जल्दी दिखा सकते हो, यानी जल्दी परामर्श आप ले सकते हो अन्य लोगों से पहले। ज़रूरत पड़ने पर व्हीलचेयर जैसी सहायता आपको मिलेगी, ताकि अगर आपके पैरों में दर्द है या फिर आप चल फिर नहीं पा रहे हो तो अस्पताल परिसर में आपको व्हीलचेयर भी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन आपके साथ किसी को जाना होगा जो व्हीलचेयर चला के आपको लेकर के जाए। वहाँ पर पोर्टर की सुविधा मौजूद नहीं है। अगर किसी अस्पताल में अलग काउंटर उपलब्ध नहीं है तो वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव प्राथमिकता दी जानी चाहिए। टॉपिक नंबर 4, रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। रेलवे में किराया रियायत फिलहाल पहले की तरह सामान्य रूप से लागू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सुविधाएं अभी भी उपलब्ध हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। जैसे कि लोअर बर्थ कोटा, स्टेशन पर व्हीलचेयर की सुविधा और ज़रूरत पड़ने पर सहायता सेवा। भविष्य में किराया रियायत को लेकर समय समय पर चर्चा होती रहती है कि कब लागू होगी, कब नहीं लागू होगी, कंडीशंस क्या होंगी। लेकिन किसी भी बदलाव के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि सरकार है, अपने एक फैसला लेने में उनको महीनों सालों का समय लगता है ना। कोई बीच में खबर आई थी कि जो पहले पुरुषों को 40%
और महिलाओं को 50% मिलता था। इसको कंबाइंड करके अब सभी को, पुरुषों हो चाहे महिला हो, सभी को 35% मिलेगा। फिर न्यूज़ आई थी कि जो मिनिमम एज 60 वर्ष की थी उसे बढ़ा करके 65 वर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। टॉपिक नंबर 5, वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ, ध्यान से सुनिएगा, मारपीट हो रही है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, भोजन नहीं दिया जाता, इलाज नहीं कराया जाता, घर से निकालने की धमकी दी जाती है, तो ऐसे मामलों में कानून उनकी सुरक्षा करता है। वो लोग क्या कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं, नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर जिला प्रशासन से सहायता ले सकते हैं। टॉपिक नंबर 6, संपत्ति वापस लेने का अधिकार। मान लीजिए किसी माता पिता ने अपने बेटे या बेटी के नाम पूरी संपत्ति कर दी, बाद में वही बच्चे उनकी देखभाल बंद कर दें या उन्हें घर से निकालने लगे। ऐसी स्थिति में कानून वरिष्ठ नागरिकों को राहत देता है। यदि संपत्ति ट्रांसफ़र इस शर्त पर की गई थी कि संतान उनकी देखभाल करेगी और ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित कानून प्रक्रिया के माध्यम से संपत्ति वापस लेने का अधिकार उपलब्ध हो सकता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को संपत्ति गिफ्ट डीड कर देते हैं, उनके नाम कर देते हैं, तो ऐसे में आपको संपत्ति ट्रांसफ़र करते समय एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको ये शर्त उसमें ज़रूर लिखवानी चाहिए कि अगर इस बच्चे ने मेरी देख रेख नहीं करी, मेरी सहायता नहीं करी या हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो हम संपत्ति किसी भी समय वापस ले सकते हैं। अगर ये शर्त रहेगी तो उस बच्चे के अंदर भी डर रहेगा कि हाँ, हमें सेवा करनी है, वरना संपत्ति वापस चली जाएगी। टॉपिक नंबर 7, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। सरकार समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करती रहती है। कुछ राज्यों में मोबाइल मेडिकल यूनिट और घर के पास स्वास्थ्य सेवाओं जैसी व्यवस्थाओं पर भी काम किया जा रहा है। यदि आपके क्षेत्र में ऐसी सेवा शुरू होती है तो आपको घर के पास प्राथमिक चिकित्सा मिल जाएगी, ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल रेफर किया जा सकेगा, बुजुर्गों के लिए आसान स्वास्थ्य सुविधा रहेगी और अन्य चीज़ों का भी लाभ आपको मिल सकता है। टॉपिक नंबर 8, आयुष्मान भारत योजना का लाभ। यदि आपकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है तो पात्रता के अनुसार आप आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसका मुख्य लाभ ये है कि पात्र होने पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर आपको मिल जाता है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज, कार्ड बनने के बाद कैशलेस सुविधा। यदि पात्रता संबंधी नियम पूरे होते हैं तो अपने नज़दीकी CSC या सरकारी अस्पताल से जानकारी कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 9, टैक्स से जुड़े लाभ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर कानून पहले से कई विशेष प्रावधान मौजूद हैं। कुछ मामलों में अधिक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेट है। FD पर TDS संबंधित अलग सीमा लागू होती है। कुछ वरिष्ठ नागरिकों को विशेष परिस्थितियों में ITR दाखिल करने में छूट मिल सकती है। ये लाभ आयकर अधिनियम के लागू नियमों और पात्रता पर निर्भर करते हैं और हर राज्य में हर फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग हो सकते हैं। टॉपिक नंबर 10, FD, RD और किराए की आय से जुड़े नियम। यदि आपने FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, मकान या दुकान किराए पर दिया हुआ है तो इन पर लागू TDS और टैक्स नियम आयकर कानून के अनुसार तय होते हैं। फाइनेंशियल ईयर में इन सब की लिमिट जरूर चेक कर लीजिएगा, वरना आप नुकसान उठा सकते हो। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई मामलों में अलग राहत उपलब्ध रहती है, लेकिन वास्तविक लाभ आपकी कुल आय, लागू सीमा और वर्तमान नियमों पर निर्भर करता है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।